हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। तो आप लोग के एग्जाम जल्दी ही स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रख के इस समय मैं करा रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पीवाईक्यू करा रही हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। एंड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का एक पेपर है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दैट इज बीआरएफ। बीआरएफ का ये पेपर है 2024 का, दिसंबर 2024 का आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बीआरएफ बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। ठीक है। वैसे बिजनेस लॉ जो होता है इट इज सेम एज बीआरएफ। बिजनेस लॉ पहले इसका नाम था, अभी बीआरएफ है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है। एंड ये जो सब्जेक्ट है ये मैंने अपने चैनल पे भी पढ़ाया है। बिजनेस लॉ की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो आप रेफर कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल में सब्जेक्ट मिल जाएगा, तो उसको पढ़ भी सकते हैं। अभी फिलहाल मैं प्रीवियस ईयर का जो इसका क्वेश्चन आए हुए हैं वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर स्कैन किया हुआ है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर है। हम जानते हैं 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन 3-3 नंबर के। तो ये देखिए सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। ये एक्चुअली क्वेश्चन पेपर मुझे बड़ा मतलब कह लीजिए बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं मिला था, तो वही मैंने थोड़ा थोड़ा इसको स्कैन करके ऐसे पेस्ट किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है। फिर सेक्शन बी है जिसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फिर ये 7 एंड 8। फिर सेक्शन सी होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 करने होते हैं, 15-15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन सी, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 11, 12, 13। तो ये है आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर एंड अब हम डिस्कस करेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है। पीवाईक्यू जरूर एग्जाम में लगा के जाइएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो इसीलिए मैं बहुत एम्फेसिस करती हूँ, एग्जाम से पहले पीवाईक्यू लगा लीजिए। कम से कम 3 साल के पीवाईक्यू लगा लीजिए, बहुत हेल्प होगी। ये बहुत क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे, प्लस आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपने अंत तक देखा तो आप बिजनेस लॉ या जो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पेपर पढ़ चुके हैं, तो आपका रिवीजन भी तो हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन आया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन जो आया है सेक्शन ए में वो ये है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एंड एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या होते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग क्या कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है वो भी आप लिखेंगे, एंड कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक डिफिनेशन है वो लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कर ले लेती हूँ। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इट इज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दो पार्टीज के बीच में क्या होता है, एक अग्रीमेंट होता है। ठीक है। विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, यानी लॉ के तहत जो अग्रीमेंट हो दो पार्टीज के बीच में, इसी को कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है। एंड ये डिफिनेशन किसके है, अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है। फिर एक डिटेल डिफिनेशन लिखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक लीगली इन्फोर्सेबल अग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पार्टी, दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में एक अग्रीमेंट, जो खास बात है जो लीगली इन्फोर्सेबल है, यानी जो कानून के तहत जो अग्रीमेंट है। ठीक है। दैट क्रिएट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एंड इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या होता है कि कुछ अधिकार मिलते हैं एंड कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, व्हाट इज पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर क्या होता है। तो पब्लिक ऑफर ये सुना होगा आपने, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर बेसिकली वही पूछा गया है, पब्लिक ऑफर क्या है। तो पब्लिक ऑफर बेसिकली क्या होता है, कंपनीज पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप हमारे कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है। तो इसी को पब्लिक ऑफर कहा जाता है कि पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है।
कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर रही है, पब्लिक को ऑफर दे रही है कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, तो इसी को पब्लिक ऑफर कहते हैं। तो पब्लिक ऑफर इज एन इन्विटेशन मेड बाय ए कंपनी। जब कंपनी कोई इन्विटेशन दे, ठीक है, टू द जनरल पब्लिक को दे टू सब्सक्राइब फॉर इट शेयर, कि आप हमारे शेयर या जो डिवेंचर है उसे खरीदिए, तो इसी को पब्लिक ऑफर कहते हैं। एंड इसके लिए कंपनी क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, उसी के साथ फॉर्म भी होता है, और अगर जनरल पब्लिक को शेयर खरीदने हैं तो फॉर्म भर के उसके साथ एप्लीकेशन मनी लगा के कंपनी में सबमिट करती है। ठीक है, आजकल ये सारे काम ऑनलाइन होते हैं। ठीक, पहले होता था कि हार्ड कॉपी में पहले फॉर्म होते थे। ठीक है, इट इज इशूड थ्रू प्रोस्पेक्टस एंड इज ओपन टू एनीवन विलिंग टू इन्वेस्ट। कोई भी जनरल पब्लिक जो भी खरीदना चाहे शेयर, जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज पब्लिक ऑफर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या है? ठीक है, तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, ठीक है, तो एक पार्टी पे जैसे ऑब्लिगेशन है कि हमें ये काम, आपको ये काम करना है, या प्रॉमिस कुछ है वो फुलफिल करना है, बट इसके बदले में देयर हैज टू बी सम कंसीडरेशन। हमें कंसीडरेशन इवन कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल एलिमेंट है, एसेंशियल पार्ट है। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंसीडरेशन होता है। एक पर्सन या एक पार्टी जो है कोई काम करेगी या कोई प्रॉमिस फुलफिल करेगी, बट उसके बदले में देयर हैज टू बी समथिंग, कुछ मिलना चाहिए उसको। तो वही जिसकी कुछ वैल्यू हो, कुछ मिलना चाहिए जिसकी कुछ वैल्यू हो, तो उसी को कहा जाता है कंसीडरेशन। एंड इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का ये एसेंशियल एलिमेंट होता है। तो देखिए कंसीडरेशन मैंने लिखा है, कंसीडरेशन इज समथिंग ऑफ वैल्यू सच एज मनी हो, गुड्स हो, सर्विसेज हो, या प्रॉमिस हो, गिवन बाय वन पार्टी टू अनदर, यानी एक पार्टी दूसरे पार्टी को जो कुछ भी, कोई ऐसी चीज, कोई गुड्स, सर्विसेज या कुछ प्रॉमिस या कुछ भी ऐसी चीज जो देती है जिसकी कुछ वैल्यू हो, ठीक है, इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस या एक्ट, यानी उस पार्टी ने कुछ काम किया है, कुछ प्रॉमिस फुलफिल किया है, तो इसके बदले में हम जो कुछ भी देते हैं दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन। एंड ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट होता है। खास बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सेक्शन ए में, व्हाट इज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या है? मतलब अपनी स्वेच्छा से। दो पार्टी के बीच में अग्रीमेंट हुआ है तो फ्री कंसेंट से हुआ है, यानी अपनी मर्जी से हुआ है। तो फ्री कंसेंट बेसिकली क्या है? अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज विदाउट ओरिजिन, यानी दो पार्टीज के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है वो फ्री कंसेंट से हुआ है, यानी उसमें कोई भी कोरिजन मतलब होता है थ्रेट वगैरह, यानी दूसरी पार्टी को धमका के, फिजिकल या जैसे भी कोई थ्रेट, धमकी वगैरह देके नहीं किया गया है कॉन्ट्रैक्ट, या अनड्यू इन्फ्लुएंस करके हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, कोई फ्रॉड नहीं, फ्रॉड करके कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन यानी डेटा या जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए गए उसमें चीजें हाइड करके मिस रिप्रेजेंट करके नहीं की गई है, या मिस्टेक से नहीं हुआ है। कंसर्न मस्ट बी गिवन वॉलेंट्री, यानी अपनी इच्छा से कंसर्न हुआ है। नोइंगली यानी जान के, सारी चीजें समझ के जब कंसर्न होता है तो उसी को क्या कहा जाता है? फ्री कंसर्न। है वो कंसर्न जो इन सबके, जिसमें दो पार्टीज मतलब आपसी सहमति से सारी बातें जानते हुए नोइंगली अपनी इच्छा से जब अग्रीमेंट करती है तो उसे कहते हैं फ्री कंसर्न। इसमें कोई भी कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन ये सब नहीं होता है, तो उसे फ्री कंसर्न कहते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन सेक्शन ए का है कि डिफाइन कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ठीक है, देखिए कॉन्टिजेंट मतलब होता है कि समथिंग जिसका रिजल्ट क्या होगा ये डिपेंड करता है हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, यानी आगे चल के फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, वो अभी अनसर्टेन है, यानी फिक्स नहीं है कि पता नहीं क्या होगा। उस मतलब ऐसा अगर सिचुएशन होती है कि पता नहीं फ्यूचर में चल के क्या होगा, हैपनिंग ऑफ सम मतलब यानी इस चीज का आउटपुट इस बात पर डिपेंड करता है कि फ्यूचर में क्या रिजल्ट आता है, तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है कॉन्टिजेंट है। ठीक है, सिचुएशनल है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। पता नहीं, हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट, यानी कोई ऐसा इवेंट है जिसमें क्या हमारे फेवर में आएगा रिजल्ट, क्या हमारे अगेंस्ट आएगा, ये अभी कंफर्म नहीं है, तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है ना उसे कॉन्टिजेंट कहते हैं। तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एग्जीक्यूट कब होगा? जब कोई अनसर्टेन इवेंट है वो अगर हैपन होगा तभी ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, तो इसे कहते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी परफॉर्मेंस किस बात पे डिपेंड करती है? हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ द
फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, यानी फ्यूचर में कोई अनसर्टेन इवेंट है जिसका आउटकम पता नहीं है, कि पता नहीं क्या होगा। शायद कोई लीगल केस चल रहा था, पता नहीं उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे फेवर में आएगा कि अगेंस्ट में आएगा। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जिसका आउटकम, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट पे। ठीक है, तो ऐसे टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एंड इट बिकम इन्फोर्सेबल ओनली व्हेन दैट इवेंट अकर, और ये कॉन्ट्रैक्ट तभी एग्जीक्यूट होता है, इन्फोर्सेबल होता है, जब वो फ्यूचर का अनसर्टेन इवेंट हो, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव होगा, इन्फोर्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऐसे टाइप के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसे कहते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आ जाते हैं सेक्शन बी पे। तीन क्वेश्चन करने, तीन है, दो करने हैं। देखिए, तीन क्वेश्चन है। क्या, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट बताइए। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, सेक्शन बी में भी आया है, सेक्शन सी में भी आया है, और मैं बता रही हूँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसके एसेंशियल एलिमेंट, यही आपने देखिएगा, पूछने का तरीका चेंज हो गया है, बट यही क्वेश्चन सेक्शन सी में 15 नंबर में पूछा गया है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो, इसके लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट है, वो कौन कौन से होते हैं ये आपको बताने हैं। सबसे पहला है, देयर मस्ट बी वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस, यानी ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यानी एक पार्टी ऑफर कर रही हो, ठीक है, लीगल ऑफर कर रही हो, और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करे, तभी माना जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो देखिए, एक लॉफुल ऑफर होना चाहिए एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस मस्ट एग्जिस्ट। दूसरा क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यानी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही पार्टी का इंटेंशन है कि जो भी हमारे बीच में अग्रीमेंट हो रहा है, इसको एक लीगल फॉर्म दिया जाए, कानूनी रूप दिया जाए। ठीक है, तो ये एक एसेंशियल एलिमेंट है। अगला क्या है, लॉफुल कंसीडरेशन, मतलब देयर मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू फ्रॉम द अदर पार्टी, यानी अगर हम दूसरी पार्टी से कोई काम करा रहे हैं तो उसके बदले में हम कुछ लॉफुल कंसीडरेशन देंगे। ठीक है, तो वही है, कुछ लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए। समथिंग ऑफ वैल्यू मस्ट बी एक्सचेंज, यानी दो पार्टीज के बीच में कुछ एक्सचेंज होना चाहिए जिसकी कुछ वैल्यू हो। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, यानी जिन दो पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए वो कंपिटेंट पार्टी हो। ठीक है, माइनर नहीं चलेगा, या कोई मतलब इनसेन पर्सन जो शायद मेंटली डिस्टर्ब हो, ठीक है, डिसक्वालिफाइड हो, तो के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो हो वो वैलिड नहीं माना जाता है। प्री कंसेंट होना चाहिए, यानी इसमें कोई फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोरिजन, यानी धमकी दे के फ्रॉड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट, स्वेच्छा से सारी जानकारी होते हुए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट है। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है दैट शुड बी लीगल, वो लीगल पर्पस, दो लोग के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो लीगल चीज होनी चाहिए, कोई इलीगल चीज को लेके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, वरना वो वैलिड नहीं माना जाता है। सर्टेनिटी ऑफ टर्म, तो जो टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट शुड बी सर्टेन, वो सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट टर्म होना चाहिए जो प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी एक्ट परफॉर्म करना है वो पॉसिबल होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, इम्पॉसिबल चीजों को लेके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है मस्ट बी इन राइटिंग, कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में हो तो ये राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, स्टैंप लगनी चाहिए, मोहर लगनी चाहिए, तभी उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। ठीक है, तो ये 9 कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, दोनों अलग अलग चीज है। फ्रॉड करना एंड मिस रिप्रेजेंटेशन दोनों अलग अलग है। ठीक है, फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड तो इंटेंशनली किया जाता है, धोखाधड़ी जो होती है इंटेंशनली की जाती है। ठीक है, डिसीव करने के पर्पज से, धोखा देने के पर्पज से। ठीक है, तो फ्रॉड क्या होता है, डन इंटेंशनली टू डिसीव, जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, डन विदाउट इंटेंशन टू डिसीव, यानी जो मिस रिप्रेजेंटेशन है, यानी शायद जो डॉक्यूमेंट वगैरह बनाए गए उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन कर लिया, किया गया, तो इंटेंशन ऐसी नहीं थी। ठीक है, तो ऐसा होता है मिस रिप्रेजेंटेशन में कि इंटेंशन धोखा देने की नहीं होती है। फ्रॉड में क्या होता है, पर्सन नोज स्टेटमेंट इज फॉल्स, फ्रॉड में पर्सन जानता रहता है कि ये स्टेटमेंट गलत है, जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन में पर्सन बिलीव करता है कि ये स्टेटमेंट सही है, वो तो बाद में पता चलता है कि ये गलत है। ठीक है,
अगला क्या है, डिलिबरेट फॉल्स स्टेटमेंट और कंसीलमेंट। फ्रॉड जब करते हैं तो डिलिबरेटली फॉल्स स्टेटमेंट इंक्लूड किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हाइड की जाती हैं, छुपाई जाती हैं, जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन में पता नहीं होता, इनोसेंटली हमसे गलत फॉल्स स्टेटमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, ठीक है। फ्रॉड में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है प्लस डैमेज क्लेमेबल होता है। मतलब अगर फ्रॉड हुआ है तो एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड कर दिया जाता है, प्लस जो भी डैमेज हुआ है उसको लेके क्लेम कर सकती है दूसरी पार्टी। जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ये तो होगा ही, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि क्लेम दूसरी पार्टी करे, क्योंकि यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, ठीक है। फ्रॉड के केस में पनिशमेंट तो मिलेगी, पनिशमेंट पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है तो ये पनिशेबल ऑफेंस नहीं, ठीक है। तो दीज आर सम बेसिक डिफरेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना, इसका क्या मतलब है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी प्रॉमिस थे, जो भी एक्ट थे, जो भी ऑब्लिगेशन थे, ठीक है, वो जब पूरे किए जाते हैं इसी को कहा जाता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब फुलफिलिंग एंड कंप्लीटिंग द, यानी जो फुलफिल करना, कंप्लीट करना, जो भी प्रॉमिस है, जो भी ड्यूटी है, जो भी ऑब्लिगेशन है, अग्रीड अपॉन इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो भी प्रॉमिस कहा था करने के लिए, जो भी एक्ट, जो ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए कहा गया था, वो जब आप कंप्लीट कर देते हैं, परफॉर्म कर देते हैं, तो उसी को कहा जाता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन बोथ पार्टी कैरी आउट व्हाट दे प्रॉमिस, जब दोनों पार्टी पूरा कर देती है जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। हमने प्रॉमिस किया था कि हम ये काम करके देंगे, दूसरी पार्टी ने कहा था कि उसके बदले में ये कंसीडरेशन देगी, तो जब ये कंप्लीट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ ओवर, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया। द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, यानी कॉन्ट्रैक्ट फाइनली डिस्चार्ज हो गया, कैसे, बाय परफॉर्मेंस, दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम कर दिया, तो इसी को कहा जाता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आ जाते हैं सेक्शन सी पे, सेक्शन सी में है 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अब मैं कह रही थी ना वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये देखिए, व्हाट टेस्ट वुड यू अप्लाई, पूछने का तरीका चेंज हुआ है बस। देखिए क्या है, व्हाट टेस्ट वुड यू अप्लाई टू असर्टेन वेदर एन अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। कोई अग्रीमेंट हुआ है दो पार्टीज के बीच में, वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, इसके लिए आप क्या टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखिए, आप जानते हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो, इसके लिए 9 कंडीशंस बताई थी ना, तो वही 9 कंडीशन ही तो इसका टेस्ट है। अगर वो 9 कंडीशन फुलफिल होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 कंडीशन फुलफिल होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बस आपको वही 9 कंडीशन लिखनी है। तो आप लिखेंगे टू डिटरमाइन वेदर एन अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, ये डिटरमाइन करने के लिए हम चेक करेंगे कि वो लीगली इन्फोर्सेबल है कि नहीं, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, एंड इसके लिए टेस्ट है जिसमें 9 चीजें हम चेक करेंगे। पहली चीज क्या है, देयर मस्ट बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। दूसरा क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यानी दोनों पार्टीज कानूनी रूप देना चाहती हैं अपने अग्रीमेंट को। लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, प्री कंसर्न होनी चाहिए, दोनों पार्टी कंपिटेंट होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए, इंसेन नहीं होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, मतलब लीगल चीज पे कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, इनलीगल चीजों को लेके कॉन्ट्रैक्ट ना हो, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो। तो ये सब चीजें अगर है फिर यानी आपका जो अग्रीमेंट है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक। तो ये क्वेश्चन रिपीट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द वेरियस वेज इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी सेट टू बी डिस्चार्ज। कौन से डिफरेंट तरीके हैं कि हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, डिस्चार्ज हो गया, कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है व्हेन इट्स ऑब्लिगेशन कम टू एन एंड। कॉन्ट्रैक्ट को हम डिस्चार्ज तब कहेंगे जब उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी ऑब्लिगेशन था, जो भी काम हमें करके देना था, इट कम टू एन एंड, अब वो खत्म हो गया है, ये हमने करके दे दिया, करके दे दिया, या फिर कुछ और कंडीशन भी हो सकती है कि ऑब्लिगेशन अब खत्म हो गया, तो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया है। अब ये डिस्चार्ज फॉलोइंग तरीके से हो सकता है, पहला क्या है, बाय परफॉर्मेंस, मैंने वो काम करके दे दिया तो यानी अब वो कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। पहला क्या हो सकता है, बाय परफॉर्मेंस।
कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी, जो भी मुझे ड्यूटी परफॉर्म करनी थी वो मैंने करके दे दी, पहला हो सकता है। दूसरा बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों पार्टीज के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया है, ठीक है, सहमति होगी कि इतना करके देना है, पूरा मत करके दीजिए, इतना करके दे दीजिए, ठीक है। अगला क्या हो सकता है, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी ये पता चल गया कि ये काम तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, तो डिस्चार्ज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्या है, बाय लैप्स ऑफ टाइम, यानी एक लिमिटेड पीरियड तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, अब वो ड्यूरेशन निकल गया है, तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ इंसॉल्वेंसी हो जाए, मर्जर हो जाए, डेथ वगैरह हो जाए, ठीक है, जो पर्सन इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट में, तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ब्रीच कर दें, धोखा दे दें, मनाही कर दूं मैं काम करने से, रिफ्यूजल टू परफॉर्म, मना कर दूं काम करने से, तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। और डिस्चार्ज के बाद कोई भी पार्टी लीगली बाउंड नहीं होती उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेलमेंट पे क्वेश्चन है। डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसको डिफाइन करना है। व्हाट आर इट्स एसेंशियल, इसके एसेंशियल्स क्या हैं ये बताइए, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बेलमेंट पे है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं, एक बेलर होता है, एक बेली होता है, ठीक है। या देखिए मैंने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वन पर्सन जो बेलर होता है ये डिलीवर करता है गुड्स टू बेली, ये जो है गुड्स डिलीवर करता है बेली को, ठीक है, उसको ओनरशिप नहीं दे रहा है, केवल गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। goods delivered to Bailey, goods delivered to another person, the Bailey, for some specific for some specific purpose, यानी कुछ स्पेसिफिक पर्पस से हमने उसको गुड्स ट्रांसफर किए हैं, ठीक है, चाहे फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, चाहे बेचने के लिए हमने उसे गुड्स ट्रांसफर किए हैं, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर की है, गुड्स ट्रांसफर किए हैं, एंड द गुड्स आर टू बी रिटर्न और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द बेलर डायरेक्शन, एंड हम जैसा डायरेक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग उसे गुड्स को या तो रिटर्न करना है या डिस्पोज ऑफ करना है, जैसा हम कहें, ठीक है। तो हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में दो पार्टीज होगी, एक बेलर एक बेली, बेलर गुड्स डिलीवर करता है बेली को और फिर उसको डायरेक्शन देता है कि इस गुड्स का करना क्या है, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती है, गुड्स केवल ट्रांसफर होता है, एंड उस गुड्स के साथ करना क्या है, वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद वापस करना है, मतलब अभी आप यूज कर लो उसे, है, इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद वापस करना है, या उसको बेचने के लिए मैंने दिया है, ठीक है। तो जो कुछ भी कहा है एज पर माई डायरेक्शन बेली उसको वैसा करता है, तो इसके तहत जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बेलर डायरेक्शन आफ्टर आफ्टर द पर्पज इज फुलफिल्ड, ठीक। एसेंशियल ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट के कुछ जरूरी चीजें हैं। पहले डिलीवरी ऑफ मूवेबल गुड्स, जो भी मूवेबल गुड्स हैं इनकी डिलीवरी की जाती है। दूसरा क्या है, डिलीवरी इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी किसी स्पेसिफिक पर्पस से ही गुड्स दिए जाते हैं उसे। दूसरा पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, मैंने गुड्स ट्रांसफर किए हैं, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर की है। गुड्स मस्ट बी रिटर्न आफ्टर द पर्पज इज अचीव, यानी गुड्स रिटर्न किए जाते हैं जब पर्पज अचीव हो जाए तो गुड्स को रिटर्न किए जाते हैं। डिलीवरी में भी वॉलेंट्री, डिलीवरी अपनी इच्छा पे होती है, ठीक है, ऑप्शनल है, मतलब वॉलेंट्री है, ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। तो दिस इज बेलमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एजेंसी पे आया है। एजेंसी क्या होती है, हाउ इज इट क्रिएटेड एंड हाउ इट इज टर्मिनेटेड, एजेंसी क्या होती है, कैसे क्रिएट होती है, कैसे टर्मिनेट होती है, ये बताना है। एजेंसी में क्या होता है, एजेंसी में दो पार्टी होती है, एक होता है एजेंट और एक होता है प्रिंसिपल, एक एजेंट और एक प्रिंसिपल। तो एजेंट परफॉर्म करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, एजेंट अग्रीमेंट करता है किसी दूसरी पार्टी से ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो एजेंसी बेसिकली क्या होता है, लीगल रिलेशनशिप होता है जिसमें एक पर्सन जो एजेंट होता है, ठीक है, वो ऑथराइज होता है टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, यानी जो प्रिंसिपल है उसके बिहाफ में हम एक्ट करेंगे, तो वो होता है एजेंट, ठीक। तो एजेंट क्या है, एजेंसी क्या है, एजेंसी एक ऐसा रिलेशनशिप है, ऐसा लीगल रिलेशनशिप है जहां पर एजेंसी एक ऐसा लीगल रिलेशनशिप है जहां पर ये जो एजेंट है, एक पर्सन होता है एजेंट, ये
ऑथराइज होता है कि वो एक्ट करता है, इसके अकॉर्डिंग काम करता है, एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है, ठीक है, इसके बिहाफ में एक्ट करता है टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप विद अदर पार्टी, यानी दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है ये एजेंट, ठीक है, इसके बिहाफ में, प्रिंसिपल के बिहाफ में। तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप होता है ना, इसको कहते हैं एजेंसी। ठीक। अब ये एजेंसी कैसे क्रिएट होती है, कैसे टर्मिनेट होती है? तो देखिए क्रिएट कैसे होती है, बाई, हाउ इट इज क्रिएटेड, बाई एक्सप्रेस अग्रीमेंट, यानी अग्रीमेंट होता है, जो प्रिंसिपल है एंड एजेंट है उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, इसके तहत क्रिएट होती है। या दूसरा क्या है, बाई इम्प्लाइड अग्रीमेंट, यानी एक इम्प्लाइड अग्रीमेंट के तहत भी क्रिएट होती है। अगला बाई नेसेसिटी, यानी ऐसी जरूरत पड़ती है कि प्रिंसिपल नहीं कर सकता अग्रीमेंट, तो एक एजेंट अपॉइंट किया जाता है, एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में थर्ड पार्टी से अग्रीमेंट करता है, ठीक है। बाई रेटिफिकेशन, बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। ये सब मैंने पढ़ाया है, बिजनेस लॉ का प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वो वहां पे आप डिटेल में पढ़िएगा। अगला क्या है, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी कैसे टर्मिनेट होती है? बाई कंप्लीशन ऑफ पर्पस, जिस पर्पस से एजेंट बनाया गया था, उसका पर्पस कंप्लीट हुआ तो एजेंसी टर्मिनेट होती है। एक्सपायरी ऑफ टाइम, जिस ड्यूरेशन के लिए बनाया गया था वो ड्यूरेशन खत्म हो गया। बाई म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी टर्मिनेट की जाती है। बाई रिवोकेशन बाई प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है उसने वो जो भी उसको अथॉरिटी दी गई थी वो उसने वापस ले ली है। या फिर डेथ हो जाए, इंसैनिटी हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए प्रिंसिपल या एजेंट की, ठीक है। तो ये कुछ रीजन होते हैं टर्मिनेशन के। आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, स्टेट इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? ठीक है, सेल दो पार्टीज होती है, एक सेलर एक बायर। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सेलर क्या करता है, सेलर अग्री करता है कि वो ट्रांसफर कर रहा है ओनरशिप, जो गुड्स की ओनरशिप है वो बायर को ट्रांसफर कर रहा है, एंड उसके बदले में बायर उसको पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सेलर ट्रांसफर करता है, ठीक है, ट्रांसफर करता है ओनरशिप ऑफ गुड्स टू बायर फॉर अ प्राइस, एक प्राइस के बदले में ओनरशिप हम ट्रांसफर करते हैं, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसके फीचर्स, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहला क्या है, दो पार्टीज होती हैं, एक बायर होता है एक सेलर होता है। देयर मस्ट बी सम सब्जेक्ट मैटर, यानी कुछ गुड्स होने चाहिए ना, जो गुड्स हम बेच रहे हैं तो कोई सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। दूसरा क्या है, एक अग्रीमेंट होता है टू ट्रांसफर द ओनरशिप, अब ये गुड्स हमारी ओनरशिप से आपकी ओनरशिप में जा रहा है, तो मालिकाना हक ट्रांसफर हो रहा है, तो वो होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम कंसीडरेशन, गुड्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं तो उसके बदले में प्राइस कंसीडरेशन मिलता है, प्राइस मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्रिएटिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। हमने आपको इतने में ऑफर किया, आपने इसे एक्सेप्ट किया, वो चीज है। पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल, दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, इनसेन नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो इसी के साथ हमारे जो 13 क्वेश्चन थे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इस क्वेश्चन पेपर के 2024 के, ये मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा एंड आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर मुझे लगता है कि हेल्पफुल रहा होगा, तो आप मुझे बताइएगा कि एक्चुअली में हेल्पफुल था कि नहीं। एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करिए, मैं हर दिन आपके लिए वीडियो ला रही हूँ, इसीलिए क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ में जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्द से जल्द स्टार्ट होने से पहले मैं ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कवर कर लूं, तो मैं हर दिन इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज मुझे भी सपोर्ट करते रहा करिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, कमेंट करके फीडबैक मुझे दिया करिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।